तो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइव। हाइव क्या है? एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम जैसे पहले हमारे पास था वैसा ही इस फ्रेमवर्क में भी SDFS के साथ भी हमारे पास हाइव है, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल सिस्टम नहीं है, वो वेयर हाउस है। उसमें डेटा रखने और उसको ज्वाइन कराने, उस पर हम बहुत सारा ऑपरेशन करने के काम आएगा, लेकिन बार बार इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब कहने का इतना ही है कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी जो आर्किटेक्चर पड़ा हुआ है वो याद रखो। ये SDFS था, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे SDFS। इसी के ऊपर AMR था और इसी के ऊपर हमारे हाइव फ्रेमवर्क या टूल बन के आया था, है ना। यही हाइव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाइव में क्या है? ह्यूज डेटा सेट को कैसे रखा जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखेंगी तुमको जो कि तुम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में पढ़ के आए हो कि SQL क्वेरी लगभग उसी फ्लेवर का है, कुछ अलग से भी ऐड ऑन है इसमें, कुछ कंसेप्ट इसके अलग हैं, इसके डेटा को रखने का कंसेप्ट अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट जो बैकग्राउंड है वो तुम्हारा ट्रांजैक्शनल सिस्टम जानते हो तो सेम है, बैकग्राउंड लगभग सेम है ना। अब तुम देखो कि ये हाइव है ना। डेटा अगर तुम्हें रखना होगा हाइव में तो डेटा रखने के लिए कहाँ पे है? डेटा रखने के लिए कहाँ जाते हो तुम? हाँ, SDFS में। ये है डेटा रखने के लिए। तो हाइव जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जो है वो तुम्हारा डेटा रखने के काम में आता है जो कि SDFS प्रोवाइड करता है। डेटा कहां पे रखोगे? SDFS में, क्योंकि डेटा रखने का ही तो सारा खेल है। स्पार्क में भी अगर हम लोग कोई डेटा सेट पे काम करते हैं तो डेटा कहां रखते हैं? SDFS में ही रखते हैं। इम्पाला में काम करो, किसी भी टूल पे काम करो, किसी भी फ्रेमवर्क में काम करो, फाइल कहाँ रखोगे? फाइल स्टोरेज कैपेसिटी सबसे बढ़िया किसके पास है? या स्टोरेज स्टोर करने के लिए वो कौन सा टूल है, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी कि हम अपना सारा का सारा फाइल स्टोर करके रखते हैं? तो वो है SDFS। जब भी फाइल स्टोरेज की बात आएगी तो SDFS ही होगा। उसी पे बहुत सारे टूल्स और अलग अलग ये बने हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ अगर मैं करूँ फाइल को स्टोर कहाँ करोगे? वो स्पार्क तुम यूज़ करो या हाइव यूज़ करो या इम्पाला यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, स्टोर फाइल को कहाँ करोगे? डेटा सेट को स्टोर कहाँ करोगे? SDFS में स्टोर करोगे। ये बिल्कुल बॉटम लाइन है। ये देखो, ये बिल्कुल आर्किटेक्चर में भी ये बॉटम में था। SDFS स्टोर यहीं पे करना है। स्पार्क में तुम अपना प्रोग्राम लिखो, अगर हाइव में लिखना है तो क्वेरी लिखो, जो करना है करो, लेकिन डेटा स्टोर कहाँ होगा? SDFS में। अब सिर्फ इसी बात को अगर लेके चलो कि हाइव में स्टोर होगा, कभी कभी अब ये हाइव में स्टोर हो रहा है ना। तुम देखो यहां कि हाइव में मैं ये कह रहा हूं कि ये हाइव बनता है ट्रांजैक्शनल सिस्टम के जैसा ही है ये, बट ये ट्रांजैक्शनल सिस्टम नहीं है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ टेबल जैसा बनाएंगे, कुछ ना कुछ डेटाबेस जैसा कुछ बनाएंगे, है ना। तो हमने बनाया मान लो एक टेबल। अब टेबल में दो चीज़ें होती हैं। कोई भी तुम टेबल बनाए हो अपने, जो भी तुम अब तक जो टेबल बनाते आए हो ट्रांजैक्शनल सिस्टम में, उसमें भी कोई भी टेबल बनाओगे उसमें दो चीज़ें ज़रूर होगी। एक तो उसका मेटा डेटा होगा और दूसरा उसमें डेटा होगा। मेटा डेटा मतलब क्या कॉलम नेम है, उस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, उसका क्या साइज है, ये सब किस चीज़, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। तो किसी भी टेबल का दो पार्ट होगा, एक मेटा डेटा होगा मेटा डेटा होगा
और दूसरा क्या होगा, डेटा होगा, है ना। डेटा और मेटा डेटा ये दो पार्ट होता है टेबल का। अब तुम जब ट्रांजैक्शनल सिस्टम बनाते थे तो उसमें मेटा डेटा और डेटा एक ही जगह पे रहता था। ओरेकल में अगर तुमने काम किया होगा या माईएसक्यूएल में या पोस्टग्रेस में, तो तुमने देखा होगा कि जहाँ पे तुम टेबल बनाओगे उसी टेबल में तुम डेटा इंसर्ट करते थे। डेटा कहीं और नहीं रहेगा तुम्हारा। जहाँ जिस टेबल में मेटा डेटा है, जिस टेबल में तुमने डिफाइन किया है कि ये कॉलम है, उसी फील्ड के अंदर, उसी टेबल के अंदर भी डेटा भी तुम्हें इंसर्ट करना पड़ता था। यानी कि सब कुछ ऐसा होता था। यहाँ पे मान लो कि तुमने आईडी और यहाँ पे नेम, तुमने ये मेटा डेटा बनाया और फिर उसी के अंदर तुम ये डेटा डालते थे, ऐसा डेटा डालते थे। ये जो डेटा है दो पार्ट में तुम, ये डेटा जो है अब तो ये ट्रांजैक्शनल सिस्टम में जो था वो डेटा और मेटा डेटा एक ही जगह पे रहता था। यार ऐसे तो कैसे पढ़ा, हाँ, ये डेटा और मेटा डेटा दोनों एक ही जगह पे रहता था। लेकिन जैसे ही डेटा वेयर हाउस यानी हाइव की हम बात करेंगे तो इसको भी हम पोर्टेबल हमने बना दिया, इसको भी पोर्टेबल बना दिया। हाँ, एक मेटा डेटा अलग और डेटा अलग। तुमने देखा होगा पहले जो हमारे घर में जो चौकी वगैरह होता था उसका पाया, उसका सब कुछ बेस वगैरह बिल्कुल फिक्स्ड रहता था। बाद में जब चीज़ें आने लगी तो तुमने देखा होगा कि उसका पोर्टेबल हो गया। तुम जब चाहो उसको मोड़ के और अपने बैग में पैक करो और अपना टेबल और या चेयर जो भी है वो कहीं और लेके चले जाओ। बस वैसा ही हो गया ये भी। पहले ट्रांजैक्शनल सिस्टम में क्या था कि मेटा डेटा और डेटा ये दोनों एक ही जगह पे था, ये एक ही जगह पे था। ये ट्रांजैक्शनल सिस्टम में ऐसा होता था। हाँ, दिखता एक ही में था। हाँ, फिजिकली भी वो एक ही में था, डेटा भी वहीं पे था। जहाँ पे तुम टेबल करके क्लिक करके देखो, टेबल और डेटा सब एक ही साथ दिखता था तुम्हें, फिजिकली भी। और इसमें क्या होगा, एक मिनट, और इसमें क्या होगा जब तुम हाइव की बात करोगे तो ये जो मेटा डेटा और डेटा ये अलग अलग तुम कर सकते हो। मेटा डेटा तुम अलग बनाओगे और उसमें बाद में जाके तुम फाइल का बस लोकेशन दे दोगे और वो डेटा अपलोड हो जाएगा। एक ये तरीका है, यानी डेटा और मेटा डेटा दोनों अलग अलग कर सकते हैं। अब वो देखो हम कैसे करके दिखाते हैं तुमको, है ना। डेटा और मेटा डेटा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी अभी हम देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। अब मैं हाइव में लिख रहा हूँ एक क्वेरी, है ना, क्वेरी लिख रहा हूँ टेबल बनाने का, नहीं टेबल बनाने का क्वेरी तो बाद में लिखेंगे, उससे पहले अब तुम ये तो बात समझ गए ना कि हमारे पास दो चीज़ है, एक मेटा डेटा है और दूसरा डेटा है, और दोनों ही पोर्टेबल है। अलग अलग तुम एक साथ भी रख सकते हो और उसको अलग अलग भी कर सकते हो, है ना। अब तुम देखो कि हाइव में इसी वजह से ये दो अलग अलग जो चीज़ों को तुम कर सकते हो, एक तरफ से मेटा डेटा और दूसरा डेटा, दोनों को एक साथ भी रख सकते हो और दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। इस वजह से तुम्हारे पास दो तरीके का टेबल बनाने का कंसेप्ट आ गया, ऑप्शन आ गया हाइव में। एक ऑप्शन ये है जिसमें कि दोनों डेटा और मेटा डेटा एक साथ रख दो, और एक कंसेप्ट ये हो गया कि डेटा और मेटा डेटा दोनों अलग अलग कर दो। मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं। डेटा और मेटा डेटा ये दो चीज़ें हैं, अगर दोनों को एक साथ रख दिए तो उसको कुछ और कहेंगे, उसको अलग नाम से पुकारेंगे कि भाई ये इस तरह का टेबल बनाया हमने, और दोनों को अगर अलग अलग कर दिया तो उसको कहेंगे ये अलग तरह का टेबल बनाया हमने, है ना। उसका क्या नाम है वो भी मैं बताता हूँ। अब हाइव में जो टेबल है वो दो तरीके का तुम्हारा बनना शुरू हो गया। एक हो गया
मैनेज्ड टेबल, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल टेबल। मैनेज टेबल वो टेबल है जिसमें कि डेटा प्लस मेटा डेटा, मेटा डेटा ये यहीं पे है, यानी कि ये हाइव के पास है। और एक्सटर्नल टेबल में ये हो गया कि इसके पास, हाइव के पास क्या रहेगा, मेटा डेटा, और डेटा कहां पे रहेगा, एसडीएफएस में। ये बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल टेबल में हमने डेटा और मेटा डेटा को अलग अलग कर दिया, जबकि मैनेज टेबल में डेटा और मेटा डेटा दोनों एक साथ रह गया, है ना। तो मेटा डेटा और डेटा, यहां पे देखो ये डेटा और ये मेटा डेटा। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैनेज टेबल कैसे बनाएंगे और एक्सटर्नल टेबल कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बिल्कुल सबको क्लियर होना चाहिए कि जब टेबल बनाएंगे हम हाइव में, तो उसी समय हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का टेबल हम बनाने जा रहे हैं। मैनेज टेबल बनाने जा रहे हैं। मैनेज टेबल मतलब इंटरनल टेबल, मतलब वो हाइव के पास ही रहेगा। हाइव में अगर वो टेबल तुमने डिलीट कर दिया तो हाइव के पास इतना पावर रहेगा कि वो डिलीट किया जा सकता है। उसका डेटा भी और मेटा डेटा भी दोनों डिलीट होगा, क्योंकि उसी के पास ओनरशिप हाइव के पास ही है। ये वाला मैनेज टेबल, इंटरनल टेबल जिसको कहते हैं। लेकिन अगर तुमने एक्सटर्नल टेबल से टेबल को डिलीट किया तो सिर्फ तुम्हारे पास क्या पावर है, क्या ओनरशिप है, मेटा डेटा का। मेटा डेटा ही है जो हाइव के पास है, बाकी उसका जो डेटा है वो एसडीएफएस के पास है, वो डिलीट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? देखो अब कैसे बनाते हैं। अब ये टेबल बनाते कैसे वो देखो। लिखेंगे हम लोग क्रिएट टेबल if not exist exists, और टेबल नेम दे दो। मान लो कि तुम स्टूडेंट लिख दो, है ना। ये टेबल तुमने बनाया। ये इस तरह का जब अगर टेबल बना रहे हो, इसमें तुमने कहीं एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं, क्रिएट टेबल सिंपल सा तुमने स्टेटमेंट लिखा है जो तुम पहले भी जानते हो कैसे लिखते हैं। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट और स्टूडेंट, और यहाँ पे तुम उसकी आईडी लिखो। आईडी मान लो इंट है, उसका नेम लिखो, नेम स्ट्रिंग है, और ये तुमने बंद कर दिया उसको। अब जब बंद कर दिया तुमने, तो तुम्हारे पास इसके क्रिएट तुमने टेबल लिया, यानी अगर नॉर्मल स्टेटमेंट तुमने लिखा, यानी तुम इंटरनल टेबल बना रहे हो, यानी कि इसका डेटा और मेटा डेटा दोनों हाइव के पास रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम क्रिएट टेबल की जगह पे अगर तुम लिख देते हो, यहां पे अगर हम लिखते हैं क्रिएट एक्सटर्नल
क्रिएट एक्सटर्नल टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या करेगा, कहाँ पे क्रिएट करेगा ये टेबल? ये टेबल तो हाइव में क्रिएट करेगा मेटा डेटा, लेकिन वो डेटा कहाँ पे रखेगा? एसडीएफएस में जाके रखेगा अपना एक्सटर्नल। मतलब इसकी ओनरशिप डेटा पर इस टेबल की हाइव की ओनरशिप नहीं होगी। तुम अगर डिलीट भी करोगे तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा इस केस में। बाकी प्रॉपर सिंटेक्स अभी तुम देख लो। तो क्रिएट एक्सटर्नल तुम लिख सकते हो। इसके अलावा और जो वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुम लिख सकते हो टेम्परेरी टेबल भी बना सकते हो। टेम्परेरी क्रिएट एक्सटर्नल टेम्परेरी। हम क्या बोल रहे हो? बोलो फिर से बोलो। नहीं बिल्कुल ओनरशिप नहीं देगा, है ना। एक्सटर्नल हो गया, टेम्परेरी हो गया, और ये दो वर्ड यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स तुम लिख सकते हो। जैसे कि अगर मान लो तुम एक्सटर्नल टेबल बना रहे हो, तो एक्सटर्नल जो टेबल बना रहे हो मतलब तुम्हारा फाइल CSV फाइल कहीं पड़ा हुआ है। एक्सटर्नल टेबल बना रहे हो तो तुम टेबल यहाँ पे बना रहे हो, मेटा डेटा तो तुमने ये लिख दिया, और CSV फाइल तुम्हारी कहीं और पड़ी होगी, है ना। ये SDFS में तुम्हारी CSV फाइल बनी हुई है ना। ये SDFS में यहाँ पे मान लो स्टूडेंट डॉट CSV फाइल यहाँ पे बना हुआ है। अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे कि तुम लिख सकते हो कि फील्ड्स रो फॉर्मेट डिलीमिटेड। किसी का मतलब समझ में नहीं आया तो पूछना। रो फॉर्मेट डिलीमिटेड, हाँ मतलब क्या कि जो रो का जो फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि कभी कभी तुमने देखा हो कि नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में लिखो तो एक लाइन में ही बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। पूरा का पूरा तुम 200 या 300 लाइंस का जो कोड है वो एक ही लाइन एक ही रो में सब जाके सेव हो जाता है ना। तो वैसी चीज़ नहीं है। इसका कह रहा है कि डिलीमिटेड है, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट में है ना। ऐसा नहीं कि नेवर एंडिंग रो है, इसका एक ही रो में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये डिलीमिटेड है, मतलब एक लिमिट में है। दूसरा तुम लिख सकते हो कि रो, उसके बाद तुम लिख सकते हो इसमें रो फॉर्मेट डिलीमिटेड और फील्ड्स। उसका जो फील्ड्स है, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय अब तुम्हारे पास जो CSV फाइल है उसका फील्ड्स, जो एक एक रो का जो फील्ड है, एक एक जो डेटा है रो है, मतलब रो का जो फील्ड है एक सिंगल सा, वो टर्मिनेटेड किससे टर्मिनेट हो रहा है? कॉमा से टर्मिनेट होगा ना, ठीक है। तो ये कॉमा से होगा या टैब से होगा या फिर किसी कैरेक्टर से होगा, जो भी है उसको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा टर्मिनेट किससे कर रहा है। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय ये कॉमा, ये हो गया। उसके बाद ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो भी लिखोगे, लोकेशन। और जो भी तुम्हारा ये फाइल का पाथ है, जैसे तुम स्पार्क में फाइल पाथ देते थे वैसे ही तुम यहाँ पे भी फाइल पाथ दोगे, फाइल पाथ, है ना। ये फाइल पाथ दे दिया। अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा स्टोर्ड एज, मतलब किस फाइल फॉर्मेट में वो स्टोर है। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, इसको देख के डरना नहीं है ना। स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल, है ना। ये तुम लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ चंदन, इसमें अभिषेक, हेमंत, कोई सवाल है तो पूछो। आशीष, ये सर जो भी लिखे ये डेटा को बाहर से एक्सटर्नली रिसीव करने के लिए
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। ये एसडीएफएस में जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा लाके इस टेबल में डालने के लिए, मतलब मुखौटा ये रहेगा कि भाई ये फॉर्मेट है लेकिन डेटा कहीं और पड़ा रहेगा और वो लोकेशन ये है। तुम चाहो अगर इस टेबल पे जब तुम क्वेरी चलाओगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये डेटा इस CSV फाइल से लाके और तुम्हें टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देगा। नहीं, जब क्वेरी चलेगा तब आएगा। हाँ नहीं तो मतलब इतना बढ़िया है ना, मतलब अगर क्वेरी चलाएगी नहीं तो फिर वो क्यों लाके डेटा ठीक है। सर जो लिखे हाँ एक्सटर्नल या फिर टेम्पररी लिखे हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल टेबल में नहीं यूज होगा, और बाकी जब मैनेज टेबल का यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट से रहेगा सिर्फ। बिल्कुल एकदम सही बात है कि जब एक्सटर्नल दिए हो तो तुम बता रहे हो कि भैया मेरा जो डेटा फाइल है, डेटा सेट है, वो कहीं और पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें ये लोकेशन देना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर तुमने ये मान लो इन दोनों में से कोई सा भी कीवर्ड नहीं लिखा, इन दोनों में से कोई सा भी कीवर्ड नहीं लिखा, तो उस केस में ये तुम्हारा ये यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसको बता रहे हो कि ये एक नॉर्मल टेबल है, मैनेज टेबल है, इसका डेटा भी यहीं पे रहेगा। अब तुम इसमें इंसर्ट करोगे डेटा, इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू डेटा इंसर्ट करोगे उसमें, या एक और स्टेटमेंट है, एक पूरा कमांड है जिसके थ्रू ये CSV फाइल का डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। ये पूरा ये CSV फाइल ज्यों का त्यों रहेगा, एक्सटर्नल टेबल की तरह ये यहाँ पे डेटा तो रहेगा ही रहेगा और एक्सटर्नल टेबल की तरह, और वो डेटा इंटरनल टेबल में भी चला जाएगा, यानी रिप्लिकेट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? हम क्या कह रहे हैं, जब तुम इंटरनल टेबल बनाओगे मतलब क्या कि वो मेटा डेटा जहाँ पे तुमने बनाया है जो मेटा डेटा, उसी में डेटा डालना चाहते हो। तो जब उसी में डेटा डालना चाहते हो तो डेटा किस किस तरह से डाल सकते हो इसमें? तुमने तो टेबल, अभी तो तुमने टेबल बनाया है ना, अभी ये जो ये तुमने ये कीवर्ड्स हटा दिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और ये रखा और रो फॉर्मेटेड, ये बस ये मान लो कि तुमने कुछ नहीं रखा, हटाओ, ये सब हटा दिया तुमने, ये क्रिएट टेबल बस इतना ही किया। ठीक है, अब तुम इसमें डेटा कैसे डालोगे? डेटा डालना पड़ेगा कि नहीं, बता ये बताओ ना पहले। डेटा डालोगे ना तो इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू डाल सकते हो। तो इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू डालने में तुम्हें अगर मान लो इस CSV फाइल में 100 ऑफ लाइन्स कोड है या 200 लाइन्स ऑफ डेटा है, रोज हैं, तो और तो तुम डालते रह जाओगे। तो एक बढ़िया तरीका ये कमांड ये है कि पूरा का पूरा CSV फाइल का डेटा उस कमांड के थ्रू इस टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा। वो मैं कमांड बता रहा हूँ तुम्हें अभी। तो वो डेटा कितनी जगहों पे रहेगा, एक कि वो SDFS में तो ऑलरेडी था तो रहेगा वहाँ पे भी, और दूसरा वही डेटा इस टेबल में आके रिप्लिकेट हो जाएगा, जाके सेट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और वो हाइव में वो डेटा भी हाइव में ही रहेगा, क्योंकि वो इंटरनल टेबल तुमने बनाया है, उसको एक्सटर्नल टेबल नहीं बनाया तुमने। ठीक है, और जब वो टेबल डिलीट करोगे तो वो ये टेबल और इसका डेटा हाइव से डिलीट हो जाएगा। ये डेटा तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि SDFS में तो है ही। ठीक है ना? प्राइमरी स्टोरेज ऑलवेज SDFS ही रहेगा। क्या प्राइमरी स्टोरेज हम लोग वो अगर मैनेज टेबल ही बनाएंगे तो डेटा SDFS से ही लेकर उसको बनाएंगे। हाँ, मैनेज टेबल में भी आखिर डेटा तो या तो लोकल से रखो, SDFS में मत रखो। ठीक है, तुम अपने लोकल PC में रखो, कहीं ना कहीं तो लोकल में रखो, कहीं तो डेटा रहेगा तभी तो उसमें इंसर्ट करोगे। या तो तुम पहले उसको अपने लैपटॉप से उठा के SDFS में रखो, जैसे कि तुम अब तक जो CSV फाइल स्पार्क में करते हो वो कैसे करते हो? अपने फाइल को उठा के पहले SDFS में रखते हो ना, डेटाब्रिक्स के SDFS में रखते हो ना, उसके बाद ही तुम उस पर स्पार्क का प्रोग्राम लिखते हो। वैसा ही यहाँ भी है, या तो तुम पहले अपना फाइल उठाओ और अपने डेटाब्रिक्स के SDFS में रख दो, और उसके बाद ये फिर मैनेज टेबल बना लो। और दूसरा तरीका ये है कि छोड़ दो, SDFS में हम नहीं डालेंगे,
हम लोकल पाथ से ही उठा के और वहाँ डाल देंगे, स्किप कर देंगे HDFS को, वो भी कर सकते हो, कमांड्स हैं वैसे, है ना। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये तुम्हारा क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट और रो फॉर्मेटेड डेलीमिटेड है, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम CSV फाइल से डेटा डालना चाह रहे हो, इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू सिर्फ नहीं डाल रहे हो, तो ये फाइल ये रखना पड़ेगा, तुम्हें फील्ड्स रखना पड़ेगा कि वो लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल ये तुम रख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ कि मैं ये तो समझ में आ गया, तो हाँ ये तो चलो क्लियर है। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछो, ये इतना ही पढ़ाना है मुझे आज। जैसे मेरा एक ये है, हाँ मान जैसे ये हम एक स्टूडेंट टेबल बनानी है, ठीक है, हाँ जिसमें हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन डिफाइन कर दिए, सेम डिफाइन कर दिए, और हम फिर एक किसी सेम लोकेशन को अगर हम कोई दूसरा टेबल के नाम से बनाएं, सेम लोकेशन पे फाइल है और दूसरा टेबल बना रहे हैं, हाँ ठीक है। जैसे ये इसको भी क्रिएट स्टेटमेंट चलाए ना, हाँ। उसका सेम को कॉपी पेस्ट सेम कमांड में बस टेबल नेम चेंज करते हैं, हाँ। डू करते हैं, हाँ और सेम ही लोकेशन सेम ही रहे। हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इंसर्ट करवाते हैं किसी भी, मतलब कि पहले अगर स्टूडेंट टेबल से करवाते हैं या स्टूडेंट 2 से करवाते हैं, हाँ। क्योंकि लोकेशन दोनों एक ही है, हाँ तो वहाँ पर तो एक मिनट, दोनों टेबल एक्सटर्नल टेबल बनाना चाह रहे हैं। हाँ, दोनों एक्सटर्नल, हाँ आप ठीक है, आप बोलिए, आप सवाल पूछिए। दोनों का लोकेशन भी वही है। हाँ ठीक है। तो फिर अगर हम एक से इंसर्ट करवाते हैं और बाद में क्वेरी करेंगे दोनों में, तो दोनों अपडेटेड आएगा या फिर एक्चुअल में बैकएंड में सेम कोई नहीं, हम नहीं, सेम को बिल्कुल बिल्कुल वो अपडेटेड ही आएगा, क्योंकि वो डेटा उठा के ला के आपके लिए ऑन डिमांड देगा। हाँ ऑन डिमांड, अगर फाइल एक ही है और इस पे 2 टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है, 2 टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो आपने टेबल 1 और टेबल 2, तो ये दोनों इसी से लेके दे रहा है आपको डेटा, है ना। तो अपडेटेड ही, जो भी अगर यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं, इसमें रोज अगर बढ़ रहा है आपका, तो ये आपको बढ़ा हुआ रो ही दिखेगा। ठीक है, हाँ नहीं ये होता है कभी कभी, ये होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो ही है ये इनफैक्ट, कि हमारा CSV फाइल चेंज हो गया, अपडेटेड आ गया, है ना, क्लाइंट ने नया फाइल डाल दिया, सेम नाम से फाइल बस अपडेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सारे जो फॉर्मेट्स हैं, जो कॉमा सेपरेटेड और ये सब जो हम लोगों ने लिखा, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर उसमें भी अगर कुछ चेंज कर दिया तो आपका वो रन करेगा ही नहीं। हाँ, तो हमने ये ही देखा अभी तक कि हाइव में 2 तरह का टेबल बना सकते हैं, एक मैनेज टेबल और दूसरा एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल वो टेबल है जिसका कि डेटा सेट HDFS में रहता है और उसका मेटा डेटा हाइव के पास रहता है, और उसको डिलीट करने पर केवल मेटा डेटा ही डिलीट होता है, उसका डेटा नहीं डिलीट होता, डेटा सेट डिलीट नहीं होता। और इंटरनल टेबल में हमने ये देखा कि उसका डेटा और मेटा डेटा दोनों हाइव के ऑनरशिप में रहता है, और उसको डिलीट करने पर मेटा डेटा और डेटा दोनों डिलीट होता है। ठीक है, हमने ये कमांड देखे कि इस तरह से हम एक्सटर्नल टेबल और इंटरनल टेबल दोनों, यानी मैनेज टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सर बोलो। अगर सर वो मैंने कोई भी टेबल यूज किया सर, तो परफॉर्मेंस वाइज कुछ इस पे टाइप से रिलेटेड कुछ हो सकता है क्या? हाँ, परफॉर्मेंस तो अभी पढ़ेंगे। अभी हाइव, एक्चुअली हाइव में पढ़ना ही यही है कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर कैसे करें। अभी आगे जो ये कीवर्ड दे, स्टोर्ड एज ही पे मैं रुक गया हूँ। अभी पार्टीशन बाई है, बकेट बाई है, क्लस्टर्ड बाई है, तो उसको पार्टीशन में कैसे डेटा को डालेंगे कि अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाए। नहीं, तुम्हारा सवाल क्या था? सवाल लास्ट में क्या बोले थे? जो आपने आंसर किया सर वही क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोग वैसे देखेंगे, अभी पूरा परफॉर्मेंस ही देखेंगे। अभी कुछ दिन क्लास चलेगा ये, तो उसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ही देखेंगे कि हाइव का परफॉर्मेंस, उसमें जो डेटा, इसीलिए तो हाइव आया है, वरना ट्रांजैक्शन सिस्टम बेटर नहीं था। तब हाइव को लाया ही इसीलिए गया कि हम लो लिटेंसी में काम कर सकें ह्यूज डेटा सेट पे। तो उसको कैसे कम करें,
हम उसमें देखेंगे भाई इतना बड़ा डेटा सेट है, और अगर मान लो कि डी से हमें नाम सर्च करना है तो हम सारे डेटा सेट को क्यों एक एक रो में सर्च करें, है ना। हम कुछ ऐसा बनाएं कि भाई डी वाले एक टेबल एक फोल्डर में रहें, बी वाले अलग फोल्डर में रहें, ताकि हम डी से जब सर्च करें तो सिर्फ डी फोल्डर को ही हिट करें। वो देखेंगे, ये देखेंगे कि अच्छा फोल्डर तो बना दिया मल्टीपल, उसमें फाइल्स भी हम मल्टीपल बना सकते हैं क्या। हैशिंग वगैरह का जो तुम जावा वगैरह में जो कंसेप्ट है, सेम हैश यहाँ पे भी बनाएंगे हम लोग, हैश एल्गो के थ्रू बकेटिंग करेंगे उसका पार्टीशन बाई करेंगे, उसमें डिफरेंट ज्वाइंस लगाएंगे। ये जो तुम देखोगे इंटरव्यू वगैरह में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी आप एम्प्लॉय टेबल से निकाल के दिखाइए, या सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। तो ये सब काफ़ी इजी हो गया है अब यहाँ हाइव में। तुम देखोगे कि मतलब अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, विंडो फंक्शन है, पार्टीशन बाई है, जो कि काफ़ी इन सब चीज़ों को काफ़ी इजी कर देता है। तुमने देखा होगा कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमारे पास नहीं था। इसमें अब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, अगर JSON का डेटा तुम्हें जरा सा भी एक्सपीरियंस होगा, JSON का डेटा तुमने देखा होगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स रहता है। एक रो है, फिर उसके अंदर एरे है, और उतना कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रहती है। तो वैसे डेटा को भी कैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हाँ इसमें पढ़े। हाँ एक्सटर्नल टेबल, हाँ 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 मैंने हाइव में ही रख रहे हैं। हाँ तो सर प्रोसेसिंग वाइज सर जो भी टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट करेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल, उसमें देखो हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल टेबल ही बनाएं, है ना। एक्सटर्नल टेबल को तरीके से रखें, उसको पार्टीशन करके, उसको बकेट करके, उसको क्लस्टर करके, वो सब हम लोग देखेंगे। उसका ज्वाइन ऑपरेशन अगर कर रहे हैं, उस पर 2 डेटा सेट है, उस पर ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको कैसे सोच के करें। ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन ऑपरेशन करा दिया, नहीं, उस पर सोचेंगे, उस पर पढ़ेंगे कि भाई ज्वाइन किस तरह का ज्वाइन होता है, वो तो हम जानते हैं। कैसे ज्वाइन होता है, किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए ऑप्टिमाइज्ड वे में, हाइव में, वो पढ़ना है हमें। कि अगर एक डेटा सेट बड़ा है और एक छोटा है तो अलग तरीके से ज्वाइन करेंगे, अगर दोनों बड़ा है तो अलग तरीके से ज्वाइन करेंगे, अगर लेफ़्ट वाला बड़ा है और राइट वाला छोटा है तो अलग तरीके से ज्वाइन करेंगे, दोनों छोटा है तो अलग तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा डेटा सेट में ये भी प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि 1 से अगर 100 तक तुम्हारा रोज़ है तो 1 से लेके 80 तक रोज़ गायब है ना, और उसके बाद 81 से 100 तक का रो पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, है ना। इन सम केसेस अब तुम ये तो देख रहे हो कि हाइव, तुम्हारा हाइव के नीचे क्या है, वो आर्किटेक्चर हमेशा याद रखना। हाइव के नीचे क्या है, मैपर एंड रिड्यूसर, MR है। तो हाइव भी जो प्रोसेस करेगा वो मैपर एंड रिड्यूसर में ही करेगा, उसको भी मैपर एंड रिड्यूसर में ही डिस्ट्रीब्यूट करके करेगा। तो उसमें क्या करेगा कि जब तुम्हारा उस तरह के प्रॉब्लम से आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, वो इस डेटा स्क्यूड कहलाता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे, है ना। अभी बस इतना ही देखो, मैनेज टेबल एंड देखो 3 तरह का टेबल तुमने देख लिया आज। एक टेम्परेरी टेबल, दूसरा इंटरनल टेबल और मैनेज टेबल, और तीसरा एक्सटर्नल टेबल, ठीक है ना। कोई सवाल है और तो पूछो, बाकी ठीक है। तो आज रहने देता, ओके सर, चलो ओके बाय। बोल भाई, तुझे कुछ कहना है क्या? सब गया? हाँ सब गया, तू भी काट दे। कैसे काटे?
भाई, मेरा खुद तो पेट्रोल। अबे मेरा इंटरव्यू है, रख अभी अच्छा चल ठीक है। करता हूँ, आधे घंटे में करता हूँ। हाँ ठीक है सर।